हिंदी पाठ्यपुस्तक क्लास 10 पार्ट 16 अपना पराया। जब कोई व्यक्ति हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। यदि हम उनसे जानते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, यदि नहीं तो दरवाज़ा भी वह पराया होता है, इसलिए उसे अंदर नहीं आने देते। इसी प्रकार बाजार से जब कोई चीज़ खरीद कर घर ले जाते हैं तो वह हमारी हो जाती है, बाकी सब पराई। पराया पराया मतलब दूसरों का, जो अपना ना। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर तंत्र भी अपने पराये की पहचान करता है? हाँ, करता तो है, लेकिन कैसे? कुछ अलग ढंग से। आइए इस पाठ में हम इस पहचान करने के शरीर तंत्र की क्षमता और उसके व्यवहार के ढंग को जानने की कोशिश करें। आइए मूल पाठ पर आते हैं। अपना पराया एक पाठ है जिसके अंतर्गत शरीर से संबंधित स्वास्थ्यवर्धक और अस्वास्थ्यवर्धक चीज़ों में अंतर किया गया है, उसको जानने की कोशिश करें। आपकी उंगली में कभी कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा। उस कांटे को आप अपनी चुटकी, चिमटी अथवा सुई से निकाल देते हैं। यदि कांटे का कुछ अंश त्वचा में ही गड़ा रह जाए तो वहाँ गांठ सी पड़ जाती है। यह गांठ प्रायः सूख कर निकल जाया करती है और उसी के साथ कांटा भी निकल जाता है। कभी कभी त्वचा में रह गए कांटे के स्थान पर फोड़ा बन जाता है, जिसके फूटने पर मवाद के साथ कांटे से छुटकारा मिल जाता है। आपकी आंख में कभी धूल अथवा कोयले का कण चला गया होगा। ऐसी स्थिति में आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जो उस कण को बहाकर बाहर निकाल देने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार भी कण आंख से नहीं निकलता तो चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कण की चुभन चैन से नहीं बैठने देती। छींकें सभी को आती हैं। स्वास्थ्य अवस्था में भी दिन में 1-2 बार तो आ ही जाती है। नाक के भीतर जरा सी उत्तेजना हुई नहीं कि छींक आ गई। रसोई में मसालों की भूनने से छींक भी आ जाती है। कुछ व्यक्तियों को इत्र अथवा खुशबूदार तेलों से भी छींक आ जाया करती है। यही नहीं, छींकों के साथ साथ कभी कभी आंख और नाक से भी पानी बहने लगता है। छींक आना और नाक से पानी का बहना शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। इनके द्वारा शरीर उन तमाम बेमेल और हानिकर पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने में मदद करता है जो वायु द्वारा नाक के भीतर चले जाते हैं। हमारे शरीर की यह सुरक्षा व्यवस्था हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कष्टों से बचाती है। मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है। खाने पीने के प्रत्येक पदार्थ का स्वाद लेकर वह उसे परख लेती है। कड़वे और दुस्वाद पदार्थ को हमारी जीभ प्रायः भीतर ले जाने से इनकार कर देती है। भोजन के ग्रास में भूल से आया हुआ कोई पदार्थ या कोई बाल अथवा कंकड़ पत्थर प्रायः जीभ की पहुंच से बच नहीं सकता। खाई हुई प्रत्येक वस्तु तब तक शरीर का अंश नहीं बनती जब तक आमाशय और आंतड़ी उसे पचाकर रक्त में नहीं पहुंचा देते। कभी कभी खाई हुई वस्तु को आमाशय स्वीकार नहीं करता और उसे उल्टी के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। इस तरह पेट और आमाशय भी एक प्रकार से द्वारपाल का काम करते हैं। शरीर में होने वाली जिन प्रतिक्रियाओं का ऊपर उल्लेख हुआ है
वे किसी न किसी रूप में शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। यह प्रतिक्रियाएं बाहरी बेमेल अथवा हानिकर पदार्थों को शरीर में अवशोषित होने से रोकती है। शरीर का प्रयास होता है कि अवांछित वस्तु, अवांछित जो शरीर के स्वास्थ्य के लायक ना हो, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला हो, वो अवांछित वस्तु, जो शरीर की इच्छा नहीं है जिस चीज को लेने की, वो हुआ अवांछित वस्तु को भीतर प्रविष्ट मतलब प्रवेश ना होने दे। और यदि किसी प्रकार भीतर चली भी जाती है तो उसे शरीर से बाहर निकाल फेंक देता है, फेंकने की कोशिश करता है। वातावरण में असंख्य रोगाणु होते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत से ऐसे कीटाणु हैं जो फायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश पाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन भी मिल सके। शरीर के ऊतकों को खा खा कर ये पनपते और बढ़ते और प्रजनन करते हैं। हमारे शरीर से ही अपना पौष्टिक को लेते भी रहते हैं। इनके प्रभाव से भांति भांति के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर इन रोगाणुओं को भीतर प्रविष्ट होने से रोकने का प्रयत्न करता है और उनसे अनेक रूप से लड़ता भिड़ता है। त्वचा देह रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार है। त्वचा जो हमारा स्किन जिसको हम बोलते हैं, वो एक किले का काम करती है शरीर के लिए। कोई भी चीज जब तक ये स्किन सही सलामत है तो ऐसी स्थिति में कोई भी कीटाणु स्किन के माध्यम से तब तक वो प्रविष्ट नहीं करती है जब तक कि कहीं कट ना जाए, कट या फट ना जाए। इसीलिए इसे दुर्ग मतलब किला बोला गया है, किला कहा गया है। देह मतलब शरीर रूपी बाहरी दीवार का एक किला है, एक किले का काम करता है। जिस प्रकार से एक राजा अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवार खड़ा करता है, जिस दीवार को भेद पाना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा के लिए अंदर की बॉडीज को, आंतरिक शारीरिक चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इसकी रूपी दीवार बना कर दिया। यह दीवार शरीर की मुख्यतः दो प्रकार से रक्षा करती है। प्रथम, यह शरीर की नमी को भाप बनकर उड़ जाने से रोकती है। दूसरे, वायु और वस्त्रादि के स्पर्श से अपने ऊपर आकर जमने वाले असंख्य रोगाणुओं को यह बाहर ही रोके रखते हैं। परंतु ये रोगाणु भी घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कब कहीं त्वचा कटे या फटे और ये भीतर घुसे। मल मल कर नहाते समय हम अनजाने ही इन सूक्ष्म रोगाणुओं को धो धोकर त्वचा से हटाते रहते हैं। सांस लेते समय वायु के साथ भांति भांति के रोगाणु हमारी नाक द्वारा भीतर जाते हैं। इनमें से कुछ को तो नाक के बाल ही भीतर जाने से रोक देते हैं। कुछ रोगाणु नाक के भीतर के श्लेष्मा, जिसे हम लसदार, एक प्रकार का लसदार स्राव होता है जो उसमें चिपक कर फंस जाते हैं। ऐसा ही श्लेष्मा फेफड़ों के भीतर की वायु नलियों में भी होता है और वायु द्वारा आए हुए कुछ रोगाणु इसमें चिपक जाते हैं। बलगम के रूप में फेफड़ों से बाहर निकलने वाला यही श्लेष्मा अपने साथ रोगाणुओं को भी बाहर निकाल फेंकता है। हमारे भोजन, दूध, पानी आदि में लुक छिपकर अनेक प्रकार के रोगाणु पहले मुंह में और फिर मुंह से आगे आहार नली में पहुंच जाते हैं। मुंह में बनने वाली लार अन्य कई कार्य करने के साथ साथ कुछ हद तक रोगाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं उन्हें आमाशय अपने अम्ल से नष्ट कर देता है। आमाशय वह पार्ट है हमारे पेट के अंदर में पाया जाता है जो कि भोजन को इकट्ठा करता है। जो हम अपने मुख से निगलते हैं
निकल करके इस नली के माध्यम से वो सीधा आमाशय में जाता है। और आमाशय में कई ऐसी जठराग्नि होती है, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसी जूस निकलती हैं जो हम खाते हैं उसे पचाने का प्रयास करते हैं, उसे पचाती हैं। और मुंह में बनने वाले वही लार अन्य कई कार्य करने के साथ साथ कुछ हद तक रोगाणुओं को भी नष्ट करते हैं। जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं उन्हें आमाशय अपने अम्ल से नष्ट कर देता है। इस अम्ल का अनुभव कदाचित आपको तब हुआ होगा जब भरा पेट दब जाने से भोजन का कुछ अंश उल्टा चलकर मुंह के ऊपर आ जाता है और उल्टी हो जाती है। हमने देखा है कि शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान त्वचा द्वारा और नाक, फेफड़े, मुंह और आहार नली के भीतर परतों द्वारा होता है, जो रोगाणु को ऊतकों में प्रवेश करने से रोकती हैं। इन परतों के फटने पर अथवा इनके कमजोर हो जाने पर रोगाणु शरीर की ऊतकों में पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर की ऊतक जो सेल्स होते हैं उस सेल्स में पहुंच जाते हैं। अति सूक्ष्म, बहुत बारीक, बहुत छोटे कण विषाणु, ये वायरस होते हैं। विषाणु जिसे हम वायरस की संज्ञा देते हैं, वायरस का नाम देते हैं, हिंदी में वायरस बोला जाता है। तो पतली त्वचा तथा भीतरी समूची परतों, हमारे शरीर में परतें हैं, उन परतों को भी भेद कर घुस जाते हैं। पर जो भी हो, इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। अनेक संक्रमण पूरे शरीर में न फैलकर अस्थानीय होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ की खाल कहीं कट गई है या आपने बहुत ज़्यादा खुजला दिया है, तब पहले से ही त्वचा पर जमे अथवा वायु आदि के स्पर्श से आए हुए रोगाणु भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये ऊतकों को खा कर पनपने और बढ़ने लगती हैं। हमारा शरीर भी इनके प्रति निष्क्रिय नहीं होता। रक्त की श्वेत कणिकाओं की सेना सतर्क हो जाती है और रोगाणुओं में से निकले हुए रासायनिक पदार्थों का सुराग पाकर यह उसी ओर धावा बोल देती है। इस सेना को रोगाणु के संक्रमण स्थल पर जल्दी से पहुंचाने के लिए आसपास के रक्त नलियां फूल जाती हैं ताकि ज़्यादा रक्त पहुंचे। ज़्यादा रक्त पहुंचने से संक्रमण स्थल अधिक लाल, कुछ सूजा हुआ और छूने पर गर्म मालूम पड़ता। श्वेत कणिकाएं रक्त नलिकाओं की दीवारों से निकलकर आक्रमणकारियों की ओर बढ़ती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है? जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, जो खून में मौजूद रोग से लड़ने के लिए सफेद कण होते हैं, जो कि रोगों से लड़ने का प्रयास करती हैं, अंत समय तक लड़ती हैं और उसे लड़ करके उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही उन्हें खा कर नष्ट करने लगती हैं। इस युद्ध में दोनों पक्षों के सदस्य हताहत होते हैं, मतलब दोनों का नुकसान होता है। उसकी मृत देहों का मलबा तथा टूटे फूटे ऊतक मवाद बन जाते हैं। मवाद मतलब फोड़ा जो होता है, फोड़े के अंदर जो एक प्रकार का रस निकलता है, एक प्रकार का जो खराब पदार्थ होता है, वो होता है मवाद, उसे कहा जाता है, जो घटना स्थल पर बने फोड़े फुंसी के रूप में फूटने से बाहर निकल जाते हैं। यदि प्रथम आक्रमण स्थल पर ही रोगाणुओं का दमन हो पाया तो वे विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊतकों के तरल में पहुंच जाती हैं, हमारे सेल्स में पहुंच जाती हैं। ऊतक तरल पहले तो अपनी ही विशेष नलियों में बहता है और फिर अंततः रक्त में जा मिलता है। अतः ऊतक तरल में से होकर रक्त में पहुंचने से पहले हमारे शरीर को इन रोगाणुओं के विरुद्ध एक और मोर्चा बनाना होता है, एक युद्ध, एक किला बनाना होता है।
उस मोर्चे का अनुभव कदाचित आपको हुआ होगा। कभी कभी कांख में या जांघ में गिल्टी फूट जाती है, छोटे से कांख में या यहाँ गले के पास में या जंघे के पास में या कांख के पास में जो है वो सूजन आ जाता है, एक गांठ जैसी बन जाती है जो दर्द भी करती है। यह गिल्टी तभी बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े फुंसी जैसा संक्रमण। गले की टॉन्सिलें भी ऐसी ही गिल्टियां हैं। जो हमारी टॉन्सिल, कभी कभी कहते हैं कि हमारी टॉन्सिल बढ़ गई है। वो टॉन्सिल क्या है? जो हमारे अंदर रोगाणु जो घुस गए हैं अनचाहे रूप में, उनको वो क्या करती हैं? रोकती, उनसे लड़ती हैं, उनको नष्ट करने का प्रयास करती हैं। सुरक्षा सेना की चौकियां हैं, इनके भीतर विशेष प्रकार की भक्षक कोशिकाएं भी होती हैं जो रक्त की ओर बढ़ते हुए रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। जब रोगाणु इन स्थानों पर भी विजयी होकर और आगे बढ़ते हैं तब ये रक्त में पहुंच जाते हैं। अब रोगी की अवस्था गंभीर हो जाती है, मतलब सीरियसनेस में आ जाती है और इससे निपटने के लिए शरीर की कुछ अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय हो जाती है। कई प्रकार के रोगाणु के प्रति भक्षक कोशिकाओं की सेना भी पर्याप्त नहीं होती। विषाणु, इन वायरसों का तो ये भक्षक कोशिकाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इन विषाणुओं के अतिरिक्त जीवाणु बैक्टीरिया से जो भी टॉक्सिन निकला करते हैं वे भी भक्षक कोशिकाओं के प्रभाव से मुक्त होते हैं। अतः इन विषाणुओं तथा टॉक्सिनों से टक्कर लेने के लिए शरीर में कुछ विशेष रासायनिक अणु कार्य करते हैं जिन्हें प्रतिपिंड एंटीबॉडी कहते हैं। प्रतिपिंड या एंटीबॉडी कहते हैं जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। यह प्रतिपिंड मुख्यतः गिल्टियों, जिसे हम लसिका ग्रंथि कहते हैं, की कोशिकाओं से बनते हैं। प्रतिपिंडों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने अनुरूप केवल एक ही प्रकार के रोगाणु अथवा रोग विष से टक्कर ले सकते हैं। अतः प्रत्येक रोगाणु और रोग विष के लिए शरीर में पृथक प्रकार के प्रतिपिंड चाहिए। अधिकतर प्रतिपिंड शरीर में पहले से मौजूद नहीं होते। एक बार कोई रोगाणु अथवा रोग विष शरीर में प्रविष्ट हो जाए और इससे प्रभावित होकर शरीर कम या ज्यादा बीमार होकर ठीक हो जाए, तब शरीर में उस रोग से टक्कर ले सकने वाले प्रतिपिंड कुछ ही सप्ताह तक बने रह सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा की कुछ रोग के प्रतिपिंड 10 से 15 वर्ष तक बने रह सकते हैं, जैसे चेचक के। जब उस रोग विशेष का आक्रमण होता है तब यह प्रतिपिंड तत्काल शरीर की रक्षा करके हमें उस रोग से बचाने का प्रयास करते हैं और बचाते भी। हमारे शरीर की स्मरण शक्ति ऐसी विचित्र है कि वह रोगाणु को लंबे अरसे के बाद भी पहचान लेती है। कितना भी लंबा समय क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो पहचान लेती है। रोगों के बचाव टीकों में यही सिद्धांत काम में लाया जाता है। आज 20 प्रकार के टीके बन चुके हैं, जैसे चेचक का टीका, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग आदि से बचाव करने वाले। इन सब में एक ही सिद्धांत काम करता है। दुर्बल किए गए रोगाणु अथवा उनका हल्का किया गया विष जानबूझकर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, तब व्यक्ति का शरीर उन रोगाणुओं अथवा उस विष से जूझता है और उसके प्रतिपिंड बनाने लग जाता है। तदुपरांत जब कभी रोग का वास्तविक संक्रमण होता है तब पहले से ही मौजूद ये प्रतिपिंड रूपी रासायनिक हथियार शरीर के रोग से बचा लेते हैं। कुछ लोगों को इत्र, धूल आदि से छींकें आती हैं और आंख नाक से पानी बहने लगता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूध पीने या अंडा खाने से भी परेशानी होने लगती है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के लिए पेनिसिलिन जैसी जीवनदायिनी औषधि भी जानलेवा सिद्ध हो जाती है। पेनिसिलिन बहुत ही फायदेमंद है। ये एंटीबायोटिक होती है जो किसी भी बीमारी के लिए इसे दिया जा सकता है।
है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पेनिसिलिन को सूट नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब हम कभी डॉक्टर के पास जाएं और पेनिसिलिन लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करवा लेना उसको उचित होता है। पहले थोड़ी सी इंजेक्शन की मात्रा लगाते हैं और उसको देखते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए देखा जाता है कि उसके शरीर में खुजली या कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है। अगर कोई प्रतिक्रिया हो रही है दैट मीन्स उसको वह इंजेक्शन सूट नहीं कर रहा, वह पेनिसिलिन सूट नहीं कर रहा है, तो उसे वह पेनिसिलिन नहीं लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारे शरीर के अंदर भी होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम कहते हैं कि व्यक्ति को अमुक वस्तु माफिक नहीं आती अथवा उस पदार्थ से उसे एलर्जी है। एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ अधिकतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर के लिए सदा पराये बने रहते हैं। रक्त या ऊतकों में पहुंचने पर इन बेमेल प्रोटीनों को हमारा शरीर किसी प्रकार बाहर निकाल फेंकने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में शरीर उनके निराकरण के लिए प्रतिपिंड बनाता है, लेकिन यह प्रतिपिंड रोगाणुओं के प्रतिपिंडों से कुछ भिन्न होते हैं। इन पराय प्रोटीनों से शरीर के पहले संपर्क पर प्रतिपिंड बनने लगते हैं। कुछ समय बाद जब ये पराय प्रोटीन पुनः ऊतक के संपर्क में आते हैं तब प्रतिपिंडों और उनके बीच एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है जो रोग का रूप भी ले लेती है। शरीर में पित्ती होती है जो शरीर पर लाल रंग के ददोरे या चकत्ते पड़ जाते हैं, उसे पित्ती कहा जाता है। निकलना, सूजन आ जाना, फूल जाना, सांस फूलना, दमा हो जाना, ये सब एलर्जी के ही उदाहरण हैं। मच्छर के काटने के स्थान पर दाफड़ या ददोरा पड़ना, ठीक है, पहाड़ सूज आता है। खुजली होने पर लाल हो जाना भी एक प्रकार की एलर्जी ही है। जो भी हो, एलर्जी के मामले में हर व्यक्ति अलग है। वही पदार्थ एक व्यक्ति के लिए अपना कहा जा सकता है और दूसरे के लिए सर्वथा पराया कहा जा सकता है। हमारे शरीर में इक्की दुक्की कोशिकाएं रोज ही कुछ ऐसे बदलती रहती हैं जो अपनी होते हुए भी पराई हो जाती और शरीर द्रोही हो जाती है, शरीर का दुश्मन बन जाती है। विशेष प्रकार के प्रतिपिंड इन शरीर द्रोही कोशिकाओं का दमन करके हमें सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब कभी बागी कोशिकाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब वे कैंसर का रूप ले सकती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम और हमारी जाति जीवित है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय अपने पराये की पहचान को ही जाता है। इस प्रकार शरीर की पहचान करने और उससे जूझने के मोर्चे शरीर में जितनी ज़्यादा संख्या में हैं उतनी ही ज़्यादा वे विस्मयकारी भी हैं। विस्मयकारी मतलब आश्चर्यजनक करते हैं। इसके व्याख्यान इस पाठ के अंत में दिए हुए हैं। इसके पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ इसको समझने की कोशिश करें और पढ़ने के साथ साथ इसमें पाठगत प्रश्न भी दिए हुए हैं। हर स्टेंजा, हर पैराग्राफ की व्याख्या के बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे पढ़कर समझकर उत्तर देने की कोशिश करें और अपने उत्तर की पुष्टि के लिए सही है या गलत वो पाठ के अंत में इसके उत्तर दिए गए हैं। उस उत्तर से अपने उत्तर की पुष्टि करें, उत्तर को वेरीफाई करें। इसके साथ ही साथ पाठ अंत प्रश्न दिए गए हैं, पाठ के अंत में भी प्रश्न दिए गए हैं जो कि इसे जो है खुद से करने की कोशिश करें।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो इस पाठ को 2-3 बार पढ़ने के बाद क्लियरिटी आ जाती है और उसे प्रयास करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।